स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप यूपीएससी, जेआरसी, जीडीसी, टीजीटी, पीजीटी, नेट, बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहा है कि हिंदी भाषा की सतत प्रवाह को ठीक एक जैसे रूप में विकसित हुआ न देख, उसके एक विशेष विभिन्न रूप को निम्नलिखित भाषाविद ने नाम दिया पुरानी हिंदी। तो आपको ये बताना है कि जो शब्द पुरानी हिंदी है, ये नाम ये किसने दिया है? ए आचार्य देवेंद्रनाथ शर्मा, बी डॉक्टर बाबूराम सक्सेना, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी और डी कह रहा है सर जॉर्ज एब्राहम ग्रेयर्सन। तो आपको ये बताना है कि पुरानी हिंदी नाम जो है ये किस भाषाविद ने दिया है? तो ये नाम दिया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, अर्थात विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा सवाल नंबर पहले का। अब आते हैं सवाल नंबर दूसरे में। दूसरे में कह रहे हैं कि गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है? तो आपको ये बताना है दूसरे में कि गुरु गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है? ए निर्गुण भक्त कवि, बी पुरानी हिंदी के कवि, सी प्राकृत काल के कवि और डी बौद्ध तांत्रिक सिद्ध कवि। तो आपको दूसरे का उत्तर देना है कि गोरखनाथ को हिंदी के किस विशेष रूप का कवि स्वीकार किया जाता है? तो गोरखनाथ को पुरानी हिंदी का कवि स्वीकार किया जाता है, अर्थात दूसरे का बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अब आते हैं तीसरे नंबर सवाल में। तीसरे में कह रहे हैं कि हिंदी साहित्य के मध्यकाल में ब्रज भाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास इस कारण हुआ। ए कह रहा है ब्रज क्षेत्र की ही उस समय शासन सत्ता का एकमात्र केंद्र था। बी उस समय की सभी भाषाओं से ब्रज भाषा ही सबसे अधिक संबंध थी। सी ब्रजेतर क्षेत्र की भाषियों ने भी इसे अपने सृजन का माध्यम बनाया और डी कह रहा है कि ब्रज भाषा भाषी व्यापार करते हुए पूरे देश में फैल गए। तो आपको ये बताना है कि मध्यकाल में ब्रजभाषा का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास किस कारण से हुआ? तो ब्रजेतर क्षेत्र के जो भाषियों ने भी अपने सृजन का माध्यम बनाया, तो विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। ये भाषा है, भावा नहीं है, भाषा है। चलिए, देखते हैं सवाल नंबर चौथा। चौथा कह रहे हैं कि अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय इन्हें दिया जाता है। ए मलिक मोहम्मद जायसी, बी कुतुबुन को, सी गोस्वामी तुलसीदास को और डी अमीर खुसरो को। तो आपको ये बताना है कि अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये गोस्वामी तुलसीदास को दिया जाता है। विकल्प सी उत्तर चौथे का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 5वें में क्या कह रहे हैं, खड़ी बोली का विकास होना आरंभ हुआ। आपको बताना है सवाल नंबर 5वें में कि खड़ी बोली गद्य का विकास होना आरंभ हुआ। ए बोलचाल में अत्यधिक व्यवहार करने से, बी हिंदी पद्यबद्ध रचनाओं तथा संस्कृत की कृतियों की भाषा टीकाओं से, सी बंगला रचनाओं तथा अंग्रेजी भाषा के श्रेष्ठ ग्रंथों के अनुवाद से और डी महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा गद्य में ही रचनाएं करने के लिए विशेष रूप से आग्रह करने से। तो आपको बताना है कि खड़ी बोली गद्य का विकास होना प्रारंभ हुआ, तो विकल्प डी सही हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा गद्य में ही रचनाएं करने के लिए विशेष रूप से आग्रह करने से खड़ी बोली गद्य का विकास हुआ। सवाल नंबर छठवां छठवां कह रहा है कि खड़ी बोली गद्य के विकास का मूल आधार बना। तो आपको ये बताना है कि खड़ी बोली गद्य के विकास का मूल आधार बना। ए इसका कलकत्ता तक फैल जाना, बी फोर्ट विलियम कॉलेज के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर लिया जाना, सी हिंदी रचनाकारों द्वारा पद्य में इसका प्रयोग कम कर देना और डी खड़ी बोली के व्याकरण का मानकीकरण हो जाना। तो आपको ये बताना है कि खड़ी बोली गद्य के विकास का मूल आधार क्या रहा? तो खड़ी बोली के व्याकरण का मानकीकरण हो जाना, अर्थात विकल्प डी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा छठवें का। अब आते हैं इस सवाल नंबर 7वें में। 7वें में करें किस पाश्चात्य विद्वान ने ये दावा किया है कि ईश्वर नहीं है अतः मनुष्य स्वतंत्र है? ए एडलर, बी शार्व नहीं है ये सार्त्र है। ए सार्व नहीं सार्त्र है और सी दरेदा और डी किकार। तो आपको ये बताना है कि किसने यह दावा किया है कि ईश्वर नहीं है अतः मनुष्य स्वतंत्र है। तो ये जो मत है वो सार्त्र का मत है। विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा? वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 8वें में आते हैं। 8वें में कह रहा है कि भारतीयों द्वारा अनुवादित नाटक विद्या सुंदर किस भाषा की रचना है? तो आपको ये बताना है कि विद्या सुंदर जो है वो किस भाषा की रचना है, जिसका अनुवाद भारतेंदु जी ने किया था। ए हिंदी, बी बंगला,
सी गुजराती और डी उर्दू। तो 8वीं का उत्तर आपको देना है। तो 8वीं का उत्तर बी हो जाएगा, विकल्प बंगला। सवाल नंबर 9 देखते हैं। 9वां कह रहा है कि अमृतसर आ गया कहानी भीष्म साहनी जी के किस कहानी संग्रह में संकलित है? आपको ये बताना है कि भीष्म साहनी की जो कहानी है अमृतसर आ गया, उनके किस कहानी संग्रह में संकलित है? ए पटरियां, बी पहला पाठ, सी भटकती राख और डी भाग्य रेखा। तो आपको ये बताना है कि ये किस में संकलित है। तो अमृतसर आ गया उनके कहानी संग्रह पटरिया में संकलित है, अर्थात विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 10वें में कह रहा है कि कौन सा उपन्यासकार मनोविश्लेषणवादी परंपरा में नहीं है? तो 10वें में आपको ये बताना है कि कौन सा उपन्यासकार जो है वो मनोविश्लेषणवादी परंपरा में नहीं है। ए वृंदावन लाल वर्मा, बी अज्ञे, सी जैनेन्द्र और डी इलाचंद जोशी। तो 10वें का उत्तर बताना है कि कौन-सा जो है वो अ, मनोविश्लेषणवादी परंपरा में नहीं है, तो वृंदालाल बान वर्मा जो है उसमें नहीं है, विकल्प ए सही हो जाएगा। जबकि अज्ञेय, जैनेन्द्र और लीलाचंद जोशी ये मनोविश्लेषणवादी परंपरा के अंतर्गत आने वाले उपन्यासकार हैं। अब आते हैं सवाल नंबर 11। 11 में कह रहा है कि शब्दबद्ध होने की प्रक्रिया के भीतर जो प्रवाह बहता रहा है, वह समस्त व्यक्तित्व और जीवन का प्रवाह होता है। उपरोक्त कथन किसका है? तो आपको ये बताना है कि ये कथन किसका है। ए कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृति के 4 अध्याय। बी कह रहा है मुक्तिबोध एक साहित्य की डायरी, प्रथम प्रकरण, तीसरा क्षण। सी कह रहा है कि राहुल सांकृत्यायन, मेरी तिब्बत यात्रा। और डी कह रहा है कोई नहीं। तो आपको 11 वाले का उत्तर देना है। तो 11 का उत्तर क्या होगा? विकल्प बी सही हो जाएगा। ये मुक्तिबोध का है, एक साहित्य की डायरी, प्रथम प्रकरण और तीसरा क्षण। देखते हैं सवाल नंबर 12। 12 में कह रहा है कि याथार्थ के तत्व परस्पर गुम्फित हैं, यही कारण है कि मैं छोटी कविताएं लिख नहीं पाता। उपरोक्त कथन किसका है? ए दिनकर, बी मुक्तिबोध, सी राहुल सांकृत्यायन और डी कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि यथार्थ के तत्व परस्पर गुम्फित हैं, यही कारण है कि मैं छोटी कविताएं नहीं लिख पाता। ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो मुक्तिबोध का है, विकल्प बी सही हो जाएगा इसका उत्तर। अब सवाल नंबर 13। 13 में कह रहे कि मूल्य भी क्या तोड़ने की चीज है, जो तोड़ोगे वह बदला जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? आपको बताना है कि ये किस निबंध से लिया गया है। ए कविता क्या है, बी मजदूरी और प्रेम, सी उत्तर फाल्गुनी के आसपास और डी कोई नहीं। तो 13 में आपको ये बताना है कि यह जो है वो किस निबंध से लिया गया है। तो यह उत्तर फाल्गुनी के आसपास से लिया गया है। कुबेर नाथ राय के द्वारा लिखा गया ये निबंध है। देखते हैं सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में कह रहा है कि मैथिली गुप्त की निम्न रचनाओं को काल क्रमानुसार लगाइए। ए कह रहा है जयद्रथ पद, भारत भारती, साकेत, यशोधरा। बी कह रहा है साकेत, भारत भारती, यशोधरा, जयद्रथ वध। सी कह रहा है भारत भारती, जयद्रथ वध, साकेत, यशोधरा। डी कह रहा है जयद्रथ वध, साकेत, भारत भारती और यशोधरा। तो आपको कालक्रमानुसार सही लगाना है। तो सही जो विकल्प होगा वो विकल्प ए सही हो जाएगा। जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 12, साकेत 31 और यशोधरा 32 में। आते हैं सवाल नंबर 15। 15 में कह रहे कि हिंदी में आंचलिक उपन्यास का जन्म कब हुआ? ए 5वें दशक में, बी 6ठे दशक में, सी 7वें दशक में और डी 8वें दशक में। तो आपको ये बताना है कि आंचलिक उपन्यास का जन्म कब होता है। तो ये 6वें दशक में हुआ, विकल्प बी सही हो जाएगा 15 का। 16 में कह रहा है कि पर्दे की रानी, प्रेम और छाया तथा सन्यासी चर्चित प्रेमचंद युगीन उपन्यास किसने लिखा? तो आपको बताना है कि पर्दे की रानी, प्रेम और छाया, सन्यासी ये उपन्यास किसके हैं? शिवपूजन सहाय, इलाचंद जोशी, वृंदावन लाल वर्मा और ज्ञानेन्द्र। तो अगर 16 का उत्तर देखा जाए तो ये सभी उपन्यास इलाचंद जोशी के हैं, विकल्प बी सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 17। 17 में कह रहे कि पार्शिया टू ईरान किसका रचना है? तो आपको बताना है कि किसकी रचना है। पार्शिया टू ईरान ये किसकी रचना है? ए रमणिका गुप्ता, बी डॉक्टर तुलसीराम, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर डी राम मनोहर लोहिया। तो आपको ये बताना है कि पार्शिया टू ईरान किसकी रचना है। तो ये डॉक्टर तुलसीराम की है, विकल्प बी सही हो जाएगा उत्तर। अब देखते हैं सवाल नंबर 18। 18 में करें कि यौन के बारे में
भच्य और अभच्य क्या है? समाज इसका फैसला करता रहता है, पर उसने समय के साथ अपने मापदंड नहीं बदले। निम्न पंक्तियाँ किसके द्वारा कही गई हैं? तो आपको बताना है कि पंक्तियाँ किसके द्वारा कही गई है? ए. रमणिका गुप्ता, बी. तुलसीराम, सी. नासिरा शर्मा और डी. कृष्णा शोभती। तो आपको बताना है कि पंक्तियाँ किसके द्वारा कही गई हैं? तो ये रमणिका गुप्ता के द्वारा कही गई हैं। विकल्प ए जो है 18 का सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 19। 19 में कह रहा है कि निबंध संग्रह रसज्ञ रंजन, ये किसके निबंध संग्रहित हैं? अर्थात इसमें किसके निबंध जो है वो संग्रहित हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट या माधव प्रसाद। तो रसज्ञ रंगस जो है अरंजन, ये जो निबंध संग्रह है, इसमें किसके निबंध जो है वो संग्रहित हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट या माधव प्रसाद। तो इसका उत्तर महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। विकल्प बी सही होगा 19 का। अब आते हैं सवाल नंबर 20। 20 में कह रहा है कि रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? आपको बताना है कि रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? ए. बिहारी की भाषा चलती है, बी. बिहारी की भाषा साहित्यिक है, सी. बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है और डी. बिहारी की भाषा में शब्द व चित्र बहुत कम है। तो 20 में आपको बताना है कि शुक्ल जी ने बिहारी की भाषा के बारे में क्या लिखा है? तो लिखा है कि बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा 20वें का। अब आते हैं सवाल नंबर 21 में। 21 में कह रहे कि जहाँ कलह तहाँ सुख नहीं, कलह सुखन को सूल, सबे कलह इक राज में, राज कलह को मूल। इस दोहे के द्वारा किस कवि ने अतीत कालीन चित्रवृत्ति का वर्णन किया है? तो 21 में आपको बताना है। ए. चाचा हित वृंदावन दास, बी. भगवत रसिक, सी. अलवेली अली और डी. नागरीदास। तो 21 का बताना है कि 21 का उत्तर जो है वो क्या सही होगा? तो 21 का उत्तर डी सही हो जाएगा, नागरी दास। अब आते हैं सवाल नंबर 22 में। 22 में क्या कह रहा है? 22 में कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा किया। आपको बताना है कि कथन किसका है? ए. रामचंद्र शुक्ल, बी. हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी. नंदुलारे बाजपेयी, डी. शिवदान सिंह चौहान। तो आपको बताना है कि ये कथन किसका है? तो ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प ए सही हो जाएगा 22 का। अब आते हैं सवाल नंबर 23। 23 में कह रहा है कि क्या हिंदी नाम की कोई भाषा ही नहीं है? इस लेख के रचनाकार कौन है? तो आपको इस लेख के रचनाकार का नाम बताना है। ए. भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी. बालकृष्ण भट्ट, सी. महावीर प्रसाद द्विवेदी और डी. रामचंद्र शुक्ल। तो आपको बताना है कि इस लेख के रचनाकार कौन है? तो इस लेख के रचनाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। 24 में कह रहा है कि सुधी मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन को अंत खिले, ये पंक्तियां किस कवि की हैं? आपको बताना है कि ये पंक्ति किसकी है? ए. मैथिली शरणगुप्त, ये है, ये सी नहीं है, इतनी नहीं, ए है। ए. मैथिली शरणगुप्त, बी. महादेवी वर्मा, सी. जयशंकर प्रसाद और डी. सुभद्रा कुमारी चौहान। तो 24 में बताना है कि ये पंक्तियां किसकी हैं? तो ये पंक्तियां महादेवी वर्मा की हैं। विकल्प बी जो है उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 25 में। 25 में कह रहा है कि ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? आपको बताना है कि ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? ए. 7वीं शताब्दी, बी. 8वीं शताब्दी, सी. 9वीं शताब्दी और डी. 11वीं शताब्दी। तो ध्वन्यालोक किस शताब्दी का ग्रंथ है? तो यह 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है। आनंदवर्धन का ये ग्रंथ लिखा गया है। तो विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप इसको शेयर ज़रूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।